आज का हमारा विषय है कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़। जब किसी कंपनी में लगातार हानि होती है और हानियाँ इतनी अधिक एकत्रित हो जाती हैं कि कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, अति पूंजीकृत हो जाती है, तो फिर ऐसी कंपनी के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। तो कंपनी की पूंजी की संरचना में जो भी परिवर्तन किया जाता है उसे हम बोलते हैं पुनर्निर्माण। यह पुनर्निर्माण दो तरह से हो सकता है, आंतरिक एवं बाह्य। यदि ऐसा पुनर्निर्माण आंतरिक स्तर पर किया गया है तो उसे हम बोलेंगे आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और यदि वह बाह्य स्तर से किया गया है, बाह्य स्तर पर किया गया है, तो वह हमारा कहलाएगा बाह्य पुनर्निर्माण या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए उसकी पूंजी संरचना, केवल उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर में ही आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें कंपनी का समापन नहीं होता है। ऐसे पुनर्निर्माण को हम आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ कंपनी के पूंजी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन करके ही उसे घाटे से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। बाह्य पुनर्निर्माण के अंतर्गत वर्तमान कंपनी का समापन हो जाता है और उसके स्थान पर उसके व्यापार को अधिग्रहित करने के लिए एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी हमारी एग्जिस्ट करते हुए ही हम उसको घाटे से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि बाह्य पुनर्निर्माण में पुरानी कंपनी का समापन हो जाता है और उसकी सारी संपत्तियों दायित्वों के से एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। ये जो स्थिति होगी, ये जो तरीका होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल या बाह्य पुनर्निर्माण। इस अध्याय में हम आंतरिक पुनर्निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कंपनियों को क्या आवश्यकता है, क्या वांछनीयता है आंतरिक पुनर्निर्माण की, ज़रूरत कब कब होती है और क्यों होती है। तो किसी भी कंपनी में आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता से उसकी स्थिति को सुधारने के लिए होती है। बहुत अधिक घाटे यदि हो रहे हैं और ऐसी स्थिति है कि कंपनी बहुत जल्दी समापन की ओर जा रही हो या दिवालिया की ओर जा रही हो, उसकी स्थिति बहुत विकट हो चुकी हो, तो उससे बाहर निकालने के लिए हमें जो हम प्रयास करते हैं, जो होता है, वो हमारा कहलाता है आंतरिक पुनर्निर्माण। कुछ बिंदुओं के रूप में देखें तो किन किन स्थितियों में आवश्यकता होती है। उसमें पहला है, यदि कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक क्लिष्ट, टिपिकल हो, जिसे समझना मुश्किल हो, उसे सरल बनाना हो, तो सरल बनाने के लिए हम यदि जो भी चेंजेस करेंगे वो भी हमारा आंतरिक पुनर्निर्माण में ही शामिल होगा। यदि कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार हानियाँ हो रही हों, जिसको अपलिखित करने की बहुत आवश्यकता हो ताकि भविष्य की स्थिति आगे अच्छी दिखाई जा सके कंपनी की, तो भी हमें आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। जब कंपनी के चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियां पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, अर्थात इतनी जो हमारी संपत्तियां हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, बहुत ज़्यादा मूल्य पर दिखाई हुई हैं, जबकि उनका वास्तविक मूल्य बहुत कम है, इस स्थिति में भी पूंजी संरचना को चेंज करने की आवश्यकता हमें होती है। जब कंपनी की समता अंश पूंजी और स्थिर लागत पूंजी दोनों के मध्य का जो अनुपात है वो उचित नहीं हो, जो कैपिटल गियरिंग रेशियो, यानी हमारा जो इक्विटी कैपिटल और अदर कैपिटल के बीच में जो रेशियो है हमारा, वो यदि प्रॉपर नहीं है तो भी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने की आवश्यकता होती है। जब कंपनी के अंकित मूल्य में परिवर्तन करना हो ताकि भावी विनियोजकों के लिए आकर्षक बना सकें, यानी हमारे जो भी अंशों की फेस वैल्यू है वो हमें अन्य कंपनियों के अकॉर्डिंग सिमेट्री में लाने की कोशिश करनी हो ताकि भावी विनियोजक हमारे आकर्षक हो सकें, तो उस प्रक्रिया में जो चेंजेस होंगे वह भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण में ही शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसकी वजह से कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण के जो प्रारूप हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो किस किस तरह से, उसमें 3 भागों में बांटा है। पहला है हमारा अंश पूंजी में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा जो है वो है हमारा अंश पूंजी में कमी करना, और तीसरा है कंपनी के सदस्यों, ऋण प्रदातारियों तथा लेनदारों के साथ अनुविंसन की योजना बनाना।
यानी सिर्फ संपत्ति में चेंजेस करना हो, सिर्फ पूंजी में चेंजेस करना हो, उस तरीके से भी हो सकता है। बहुत अधिक हानियाँ हो गई हों जिन्हें अपलिखित करना आवश्यक हो तो फिर पूंजी में कमी के द्वारा किया जाएगा। और यदि और भी अधिक स्थिति हमारी ऐसी है कि हमें ऋण पत्रधारियों के, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स को भी साथ में लेना होगा तो उनके साथ जो स्कीम बनाई जाएगी वो भी हमारी आंतरिक पुनर्निर्माण की एक योजना में आती है। पहला हम देखेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन किस किस प्रकार से किया जा सकता है। अंश पूंजी में परिवर्तन की जो पहला है वो है नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। यानी नए शेयर्स इशू करके आप अंश पूंजी में वृद्धि करते हैं तो यह भी हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या अंश पूंजी में परिवर्तन में शामिल होगा, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। दूसरा है अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कंपनी के अंशों का जो अंकित मूल्य है वो बहुत ही छोटा होता है, जबकि उस समय बाज़ार में अन्य कंपनियों के अंश बड़े अंकित मूल्य के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बाज़ार के अनुसार हमारी पूंजी संरचना करने के लिए उन अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन, यानी छोटे छोटे संख्याओं, छोटे वाले राशि के अंकित मूल्यों को, अंशों को हम जोड़ के एक बड़े जो बाज़ार में चल रहा है उस मूल्य पर लाने के लिए हम जो कंसोलिडेट करते हैं वो हमारा कहलाएगा अंशों का समेकन। जैसे सपोज़ करो कि हमारे जो अंश हैं अभी वो 10 रुपये पर शेयर, हमने प्रति अंश 10 रुपये का शेयर मार्केट में इशू किया हुआ है, जबकि इस समय बाज़ार का ट्रेंड ये है कि अन्य कंपनियां 100 रुपये पर शेयर, एक शेयर 100 रुपये में इशू कर रही है। तो सिमेट्री में लाने के लिए या करंट टॉपिक के अकॉर्डिंग चढ़ने के लिए हम 10-10 रुपये के 10 शेयर्स को कंसोलिडेट करके जोड़ के एक 100 रुपये का शेयर बना देते हैं। तो यह हमारा अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स कहलाता है। इसका जस्ट विपरीत हमारा कहलाएगा अंशों का उपविभाजन, सब डिवीज़न। यानी जस्ट उल्टा हम देखें, सपोज़ करो कि हमने जब शेयर्स इशू किए थे तो हमने 1000 रुपये पर शेयर, 1000 रुपये के एक शेयर के अकॉर्डिंग हमने शेयर्स इशू किया था, जबकि अब बाज़ार में जो शेयर्स आ रहे हैं वो 100 रुपये पर शेयर आ रहे हैं। तो हमारा शेयर चूँकि बहुत बड़ी राशि का है तो कोई भी विनियोजक जो छोटी राशि इन्वेस्ट करना चाहता है वो हो सकता है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं रखता हो। तो ऐसे विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए और बाज़ार के अनुसार स्थिति में अपनी कंपनी को लाने के लिए हम उस शेयर्स के टुकड़े कर सकते हैं। तो 1000 रुपये का एक शेयर है, उसको हम 100 रुपये के 10 शेयर में यदि टुकड़े कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो यह हमारा अंशों का उपविभाजन, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स कहलाता है। कंसोलिडेशन मतलब जब आपने छोटे अंशों को जोड़ के एक बड़ा अंश बना दिया है तो वो हमारा कहलाएगा अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। और यदि हमने बड़े शेयर्स के टुकड़े कर दिए हैं तो वह हमारा कहलाएगा अंशों का उपविभाजन, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। चौथा जो तरीका है वो है हमारा अंशों को स्टॉक में अथवा स्टॉक को अंशों में बदलना। यदि हमें शेयर का बिजनेस करना है हमें, तो हमें अपने अंशों को स्टॉक में परिवर्तन कर सकते हैं। यह भी अंश पूंजी का परिवर्तन, रिकंस्ट्रक्शन ही कहलाएगा। और यदि हम करंट में शेयर्स में बिजनेस कर रहे हैं, हमें उसको वापस हमारी संपत्ति में बदलना है, तो हम स्टॉक को वापस से अंशों में भी बदल सकते हैं। यह भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन में ही शामिल किया जाएगा। और पांचवा जो तरीका है वो है अनिगमित अंशों को रद्द करना। यानी ऐसे शेयर जो अभी तक इशू नहीं किए गए हैं उन्हें रद्द यदि कर दिया जाता है, अर्थात जिन्हें कभी भी भविष्य में इशू नहीं किया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था कर दी जाती है, तो यह भी हमारा अंश पूंजी में परिवर्तन ही कहलाएगा। अब हम जनरल प्रविष्टियाँ लेके देखेंगे कि किस तरीके से हम एंट्री बनाते हैं। तो पहला है हमारा नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाने की जनरल प्रविष्टियाँ। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यह हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम नए शेयर्स इशू करते हैं वो सम मूल्य पर होंगे, प्रीमियम पे होंगे, डिस्काउंट पे होंगे, तो उन्हें इशू करने की क्या एंट्रीज़ होंगी। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। यदि हमने अंशों का ओवर सब्सक्रिप्शन है, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तो उसके अनुसार ही हम यहाँ पर प्रविष्टियाँ आप सभी जानते हैं, तो मुझे यहाँ पे वापस उनको रिपीट करने की आवश्यकता शायद नहीं है। फिर भी यदि किसी को समस्या हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या कॉल करके कह सकता है, तो मैं आपको ये, यदि सभी की समस्या होगी तो अगली वीडियो में, नहीं तो पर्सनल उसको मैं समझा दूँगी यदि किसी को ये एंट्रीज़ क्लियर नहीं हो। दूसरा जो है वो है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स।
अंशों का समेकन। अंशों का समेकन। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने आपको समझाया था, इसकी जो प्रविष्टि बनेगी वो हमारी बनती है ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड डिनोमिनेशन का मतलब है जिस अंश को हम समाप्त कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो हमारी कहलाएगी ओल्ड डिनोमिनेशन, और जिस वैल्यू का हम शेयर अब लेके आ रहे हैं वो हमारी कहलाएगी न्यू डिनोमिनेशन। यानी जिस अंशों को समाप्त करना है उसे डेबिट कर दिया जाएगा, और जिसे हमें नया बनाना है, जिसे हमें परिवर्तित करके लेके आना है, वो हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि सपोज़ करो कि हमारे पास शेयर्स जो है वो हमारा 10-10 रुपये की शेयर्स है, हमें उसे 100 रुपये की शेयर में कन्वर्ट करना है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी ₹10 को हमें समाप्त करना है, तो ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जिसको हमें समाप्त करना है वो हमारा कहलाएगा ओल्ड डिनोमिनेशन, इसको हम समाप्त कर देंगे टू ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा हो जाता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर की जनरल एंट्री, जनरल प्रविष्टि। दूसरा, अंशों का उप विभाजन, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। उप विभाजन में भी एंट्री तो हमारी सेम यही बनेगी जो हमने अभी बनाई थी। ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। सब डिवीज़न मतलब हमारा शेयर बहुत बड़ा है, हमें टुकड़ों में बांटना है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके समझाया था कि हमारा शेयर अभी 1000 रुपये का है और हमें उसे 100 रुपये के शेयर में बदलना है, तो 1000 रुपये के शेयर्स को हमें समाप्त करना है, 100 रुपये के हमको बनाना है, तो जिसे समाप्त करेंगे वो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ₹1000 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी प्रविष्टि बन जाएगी सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स की। अगला जो हमारा परिवर्तन तरीका था वो था हमारा कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। कन्वर्जन ऑफ
शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स, यानी अंशों का स्टॉक में परिवर्तन या स्टॉक का अंशों में परिवर्तन। तो जिसे भी हमें समाप्त करना है, हटाना है, वो हमारा प्रविष्टि में डेबिट होगा और जिसे हमें रेज करना है वो हमारा क्रेडिट होगा। फर्स्ट स्थिति, यदि हमें शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो हम समाप्त किसको कर रहे हैं, शेयर्स को, और लेके किसको आ रहे हैं बुक्स में, स्टॉक को। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। यदि हमें कैपिटल को, अंशों को स्टॉक में कन्वर्ट करना है, और यदि विपरीत प्रविष्टि है, यदि विपरीत स्थिति है कि हमें स्टॉक को वापस से शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या एंट्री बननी चाहिए, कोशिश कीजिए, फिर मैं बनाती हूँ यहाँ पर। इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब हम शेयर्स को स्टॉक में बदलेंगे तो हमारा कैपिटल डेबिट होगा, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, और जब हम स्टॉक कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्टॉक डेबिट हो जाएगा और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पांचवी जो स्थिति थी हमारी, जो तरीका है वह अनिगमित अंशों को रद्द करना, क्योंकि ये बुक्स में इसकी कोई प्रविष्टि अभी तक नहीं की गई है, तो ऐसी इस स्थिति के लिए कोई भी जनरल प्रविष्टि पुस्तकों में करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने ये 5 तरीके देखे हैं अंश पूंजी में परिवर्तन, यानी आंतरिक पुनर्निर्माण का जो फर्स्ट प्रारूप है हमारा, अंश पूंजी में परिवर्तन, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें 5 तरीके हो सकते हैं। नए शेयर्स इशू करके अंश पूंजी को बढ़ाना, अंशों का समेकन यानी छोटे अंशों को बड़े अंश में बदलना, अंशों का उपविभाजन यानी बड़े अंश को टुकड़ों में बांटना, अंशों को स्टॉक में या स्टॉक को अंशों में बदलना, अनिगमित अंशों को रद्द करना। प्रविष्टि बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जिसे हमें समाप्त करना है वो हमारा प्रविष्टि में डेबिट होगा, और जो हमें रेज करना है, जो खाता